वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि रट्टू तोता मत बनो, टॉपिक को समझो, हमेशा याद रहेगा। कई विद्यार्थियों में मैं देखता हूँ कि उनके अंदर समझने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। हमें कैसे समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समझ क्या होती है, ये उन्हें जानकारी नहीं होती। कई बार मैंने विद्यार्थियों को ये देखा है कि अगर 2 लाइन का कोई उत्तर लिखा हुआ है और जिन शब्दों का प्रयोग उस लाइन में हुआ है हूबहू वही शब्द और वही लाइनें वो बच्चे याद कर लेते हैं और वही लाइनें परीक्षा में लिख करके आते हैं। नंबर तो उन्हें, मार्क्स तो उन्हें बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि वे सेम टू सेम किताबी भाषा लिख के आते हैं, लेकिन उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है उसका विकास बच्चे के अंदर अभी नहीं हुआ है। तो अगर उसके अंदर समझ कैसे विकसित की जाए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि रटना क्या होता है और समझना क्या होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि समझ की क्षमता कैसे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम परिभाषित करेंगे, रटना क्या है और समझना क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रटना उसे कहते हैं जैसे हम किसी तोते को पढ़ाते हैं कि बोलो बेटा चाचा, तो वो भी चाचा ही बोलता है। इसके अलावा उसके अंदर ये चाचू भी बोलने की क्षमता नहीं होती है। हूबहू जो शब्द लिखे हुए हैं किसी प्रश्न के उत्तर में, हम वैसे ही उन प्रश्नों के उत्तर को याद करते हैं। इसे कहते हैं रटना, कि हमने उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की। जैसा लिखा था वैसा हम भी लिख के आ गए, जैसा लिखा था वैसे ही हमने प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया। अब समझना क्या होता है? जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं, अगर वो 10 लाइन का प्रश्न है, तो जब हम 10 लाइन का उत्तर है तो हम उसमें से पढ़ने के बाद निष्कर्ष जो निकालते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, किस विषय पर चर्चा की गई है, इसके मुख्य बिंदु क्या है। जब हम उसको अपनी भाषा में लिखते हैं, किताबी भाषा में जो लिखे गए शब्द हैं उन शब्दों को हटाकर हम अपने शब्दों में उसका भाव व्यक्त करते हैं उस प्रश्न के उत्तर का, इसे कहा जाता है समझना। ठीक है, तो उत्तर को हमें रटना नहीं चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना चाहिए। उत्तर को अपनी भाषा में लिखना चाहिए, ना कि हमें जो किताब में या किसी नोट्स में लिखी गई भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम हूबहू वही भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में कभी अच्छे मार्क्स आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं वो समझ जाते हैं कि आपने रटी रटाई कोई चीज़ लिख आए हो, आपके अंदर अभी समझ विकसित नहीं हुई है, अपने शब्दों में वह बयां आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ही कभी किसी ने आपके सामने इस टॉपिक पर चर्चा की हो, लेकिन मैं बिना शर्म के और बिना झिझक के मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कि रटना और समझना, ये आपकी हो सकता है कि ज़िंदगी बदल दे। तो इस टॉपिक को आप पूरा वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। यदि
आप किसी टॉपिक को याद करते हैं तो आप यह ना अपने मन में सोचें कि हमें सब कुछ तुरंत याद हो जाए और हूबहू जैसा लिखा है वैसा ही याद हो जाए, ये अपने मन में कभी ना सोचें। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको भूलेगा ज़रूर, और जितना आपको बाद में याद रहेगा वही भविष्य में आपको याद रह पाएगा। आपने 100% किसी प्रश्न के उत्तर को पढ़ा, उसमें पहली बार पढ़ने पर आपको मात्र हो सकता है कि 25% याद हो। जब आप दूसरी बार उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 25 तो पहले का याद था, 25 और याद हो जाएगा तो 50% याद हो जाएगा। हो सकता है तीसरी बार यदि आप पढ़ें तो 75% याद हो जाएगा, चौथी बार पढ़ें तो 100% याद हो जाएगा। लेकिन एक ही बार में आप सोचें कि मुझे पूरा याद हो जाए तो इम्पॉसिबल है। और यदि ऐसा होता है एक ही बार में आप पूरा याद कर लेते हो, इसका मतलब आपने रटा है, समझा नहीं है। ठीक है। उत्तर याद करते समय साधारण भाषा, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर आपने याद किया, उसको पढ़ा, तो उसमें साधारण भाषा का प्रयोग करना है। वहाँ जो प्रयोग किए गए कठिन शब्द हैं उनको छोड़ देना है, और कभी भी कठिन भाषा और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप किसी प्रश्न के उत्तर को पूरा पढ़ लेते हैं तो उसका आपको चिंतन करना है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर जी ये चिंतन क्या होता है, तो मैं ये बता दूं आपको, थिंकिंग जिसे कहते हैं, यानी कि स्मरण करना, मेमोराइज करना। आपने कोई टॉपिक का उत्तर पढ़ा, आप उसको मन में सोचें, विचार करें, मन के अंदर माइंड में उसका चिंतन करें, स्मरण करें कि आपको कितना याद हुआ। आप ये ना सोचें कि पूरा याद हो जाए, भूल जाने दीजिए जितना भूल रहा है, और जितना याद हो जाए उतना ही काफ़ी है। कोई ज़रूरी है क्या कि एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए? जब आप किसी के यहाँ दोस्ती करने जाते हो, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हो किसी व्यक्ति से, तो क्या ज़रूरी है कि वो पहली मुलाकात में ही आपका पक्का दोस्त बन जाए? आपको कई मुलाकातें उनसे करनी पड़ती हैं, कई मीटिंग करनी पड़ती है, कई बार उससे मिलना पड़ता है, तब जाके गहरी दोस्ती हो पाती है। उसी प्रकार से जब आप किसी प्रश्न के उत्तर के संपर्क में पहली बार आते हो तो ये ना सोचें कि हमें ये चैप्टर अभी याद हो जाए, हमें इस प्रश्न का उत्तर तुरंत अभी याद हो जाए, ये कभी ना विचार लाएं। जितना याद हो जाए उतना बहुत है। किसी किसी का IQ अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है, तेज होता है, उसको ज़्यादा परसेंटेज में याद हो जाता है। किसी की IQ क्षमता वीक, कमज़ोर होती है, उसको थोड़ा कम मात्रा में याद होता है। ठीक है। लेकिन जब कम याद होता है तो वो बिल्कुल जीवन भर आपको याद रहेगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 3-4 बार में आपको पूरा याद हो जाएगा। इस बात की तो गारंटी है, अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो। ठीक है। आपको बीच बीच में किसी भी पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन ज़रूर करना है। यदि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, किसी चैप्टर को पढ़ा है, और कल आप उसको रिवीजन नहीं करते हो तो पढ़ा हुआ वो पूरा बेकार है। क्योंकि आप जब रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग से विस्मृत हो जाएगा, वो माइंड से भूल जाएगा वो चीज़। ठीक है। जो चीज़ समझ से परे हो, जैसे आपका 10 लाइन का उत्तर है, तो जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसका भाव भर समझ लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ दीजिए, उसका भाव लेकिन ज़रूर आप समझ लीजिए कि इस लाइन में कहा क्या गया है। ठीक है। पढ़ने के बाद उसे समझने की कोशिश करें, और जैसे कि आप एक टीचर हों, आप पढ़ते समय ये सोचें कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ करके आज मुझे बच्चों को ये टॉपिक समझाना है। एज ए टीचर अपने आप को समझें। जब आप अपने आप को टीचर समझेंगे तो
आप फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तो जब आप समझाने का प्रयास करोगे तो आप अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा आप समझाओगे, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अपने आप को पढ़ते समय आपको अध्यापक समझना है, शिक्षक समझना है, और आपको ये मन में याद रखना है कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ने समझने के बाद अपने स्टूडेंट्स को समझाना है। ठीक है, पढ़ने के बाद जैसे कोई आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, उसका आपने स्मरण भी कर लिया, चिंतन कर लिया, कुछ परसेंटेज आपको याद भी हो गया, हो सकता है 100% आपने पढ़ा हो सकता है कि 20-30% याद हुआ, कुछ भूल गया। ठीक है, अब इसके बाद आप ये काम करिए कि अब आपने पूरा पढ़ा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ये शिकायत करते हैं कि सर हमने पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखें, हमें क्या चीज़ पहले लिखनी है, क्या बीच में लिखनी है, क्या बाद में लिखनी है? उसके लिए आसान तरीका है कि कीवर्ड बनाएं। कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे उसमें जो शब्द पूरी लाइन की व्याख्या कर रहे होंगे, तो उनमें से कुछ उचित शब्दों को आप चुन लें, चूज कर लें। अगर आपने 10 लाइनें पढ़ी हैं तो उसमें 4-5 शब्द ऐसे निकाल लें कि जो उस प्रश्न के पूरे उत्तर का बखान कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से जब आप 4-5 पॉइंट आप निकाल लोगे, ठीक है, और उन्हीं पॉइंटों को आप अपने दिमाग पे ये रखना है कि मुझे इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो आपको क्रम पता चल जाएगा, पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ऐसा याद करना है आपको अपने मन में हमेशा ये बात रखनी है कि आपको इस प्रकार से किसी चीज़ को याद करना है, किसी टॉपिक को पढ़ना है कि आपको जीवन पर्यंत याद रहे। ये ना हो कि आज पढ़ा कल भूल गए, आज पढ़ा 6 महीने बाद भूल गए, आज पढ़ा 1 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ भूल गए। आपको इस प्रकार से याद करना है कि वो जीवन पर्यंत याद रहे। यदि आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों रटते हो तो वो कुछ समय के बाद, हो सकता है 1 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, वो आपको भूल निश्चित जाएगा। लेकिन यदि आप समझते हो तो लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो समझना है आपको। अब आपको पढ़ते समय किसी टॉपिक को पढ़ लिया आपने, इसके बाद उसको रिलेट करिए, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं और उनसे आप उनकी कंपेयर करिए, उसका तुलनात्मक अध्ययन करिए उस टॉपिक का कि उस विद्वान ने ये कहा था, इस विद्वान ने ये कहा। ठीक है, वो उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं, इस समय की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे आप कोई युद्ध पढ़ रहे हो, पानीपत के युद्ध में ये हुआ था, बक्सर के युद्ध में ये हुआ था, क्या अंतर था इन दोनों में, तो उनको रिलेट करके आपको पढ़ना है। जैसे ऋग्वैदिक काल में ऐसा समाज था, उत्तर वैदिक काल में ऐसा था, मौर्य काल में ऐसा था, ठीक है, गुप्त काल में ऐसा था। तो वो आपको रिलेट करके पढ़ना है कि इसमें क्या था। अब रिलेट कब कर पाएंगे? जब आप पीछे पढ़ चुके होंगे। आगे वाले जो आपने टॉपिक पढ़े ही नहीं उसके बारे में तो आप कैसे उसको रिलेट कर पाओगे, लेकिन पीछे जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो उनमें तो आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं ऑलरेडी, ठीक है, अब आपने आज 11वां दोस्त बनाया अपना। निश्चित रूप से आपके मन में विचार आता है, यार ये उस दोस्त से तो उन 10 दोस्तों से तो अच्छा है, या ये भी विचार आएगा कि उन 10 दोस्तों से तो हो सकता है ये तो बेकार है यार। होता है कि नहीं होता है? तो आपका माइंड अपने आप रिलेट करने लगता है, तुलना करने लगता है, कंपेयर करने लगता है। आप ना चाहो तब भी कंपेयर करेगा आपका दिमाग, नहीं करेगा। आपके 2 दोस्त हो, आपका तीसरा दोस्त आज बना है, आप निश्चित रूप से उनसे कंपेयर करने लगेगा। आप ना भी चाहोगे तो आपका माइंड करेगा।
100% करेगा वो कंपेयर कि यार ये दोस्त इस मामले में तो बहुत बढ़िया है, ये लेन देन के मामले में बहुत बढ़िया है, ये सहायता करने के मामले में बहुत बढ़िया है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बहुत मीठा बोलता है, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहता है, ये दोस्त मेरा बहुत साथ देता है। तो आप कंपेयर निश्चित करोगे। उसी प्रकार से आपको कंपेयर करना है, किसी टॉपिक को पढ़ते समय तुलनात्मक अध्ययन करना है। अब अगली बात ये है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको मुंह से बोलना ज़रूरी है। अब या तो मुंह से आपको बोलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आपके इंद्रियों, सभी इंद्रियों के संपर्क में आना चाहिए। जब हम कोई चीज़ मन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, त्वचा सभी का संपर्क होना चाहिए। तो जब जैसे किसी टॉपिक को आपने याद कर लिया, समझ लिया, फिर उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए। अकेले बैठे हैं उसका वर्णन करिए, एज ए अपने आप को टीचर समझिए और सामने समझिए कि मेरे सामने 10-20 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनको इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। या आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप पढ़ी हुई चीज़ों का ग्रुप डिस्कशन करिए। तो इससे आपकी बोलने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। और ख़ासकर सिविल सेवा की परीक्षा में अभिव्यक्ति की क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कितना अच्छा लिख लेते हैं वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो करके किसी क्षेत्र के अधिकारी बनते हैं तो वहाँ आपको अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करना है। आपको अपनी कार्यशैली आपके बोलने की क्षमता से संपन्न होगी, तभी आप अच्छा वर्क कर पाओगे। जितना आप बोलने की क्षमता है, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उन्हें अपनी बात को समझा पाएंगे कि इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो इससे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो आपको निश्चित रूप से जो है अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास आपके अपने अंदर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपके मन में तो बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलने की क्षमता 0 है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ने से। तो जिसको आप बोलने की क्षमता का डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। अब मैं आपको एक टॉपिक लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको समझना कैसे है, ठीक है। ये देखिए, आज मैं ये टॉपिक लूँगा, दर्शन शास्त्र में देकार्त की दार्शनिक पद्धति के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए, इसमें लिखा, ये किताबी शब्द हैं और हमें इन किताबी शब्दों को हटाकर अपने शब्दों में कैसे लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, और व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, कैसे इसको समझना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भैया वो याद करेंगे देकार्त की दार्शनिक पद्धति गणित की ज्यामितीय पद्धति से प्रभावित है। अब वो बार बार रिपीट करेगा, देकार्त की दार्शनिक पद्धति, देकार्त की दार्शनिक पद्धति गणित की ज्यामितीय विधि से प्रभावित है, गणित की ज्यामितीय विधि से प्रभावित है। अब वो रट रहा है, ये रटंत विद्या है, इसकी पुष्टि इस कथन से होती है, इसकी पुष्टि इस कथन से होती है, ये रट लिया उसने, कुछ नहीं उसने समझा। अब बता रहा हूँ आपको व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, समझना क्या है। ये लिखा हुआ है कि देकार्त की दार्शनिक पद्धति गणित की ज्यामितीय विधि से प्रभावित है। अब इसको आप अपने शब्दों में इसका बयान करिए, यानी कि जो गणित की जो देकार्त ने जो दार्शनिक पद्धति है वो मैथ की गणित की ज्यामितीय विधि से मेल खाती है, ठीक है। इसकी पुष्टि इस कथन से होती है कि मेरी यह इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति किसी सिद्धांत पर तब तक विश्वास ना करे जब तक कि वह उसको किसी अकाट्य या स्पष्ट तर्क के आधार पर स्वयं सत्य ना समझता हो। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अकाट्य अकाट्य रटोगे तो कितने शब्द आप इस तरह के रटोगे। अकाट्य का मतलब है जिसे काटा ना जा सके, यानी कि जिसके बारे में कोई टिप्पणी न कर सके, ठीक है। इसकी पुष्टि इस कथन से होती है कि मेरी यह इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति किसी सिद्धांत पर तब तक विश्वास न करे जब तक कि उसको किसी अकाट्य या स्पष्ट तर्क के आधार पर सत्य ना समझता हो। यानी कि जब तक तर्क के आधार पर
उसको सत्य ना समझ लिया जाए तब तक किसी बिंदु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तर्क के आधार पर जब तक उसको समझ न लें हम, तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमने अपने शब्दों में इस लाइन को हमने चेंज कर दिया। ये कहलाता है समझना। आगे पढ़ते हैं। उसकी इस पद्धति का प्रयोग ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। यानी देकार्त की दार्शनिक पद्धति का प्रयोग हम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। देकार्त की दार्शनिक पद्धति के 4 प्रमुख नियम हैं, जिसका उल्लेख उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दार्शनिक पद्धति पर विमर्श में किया है। अब ये लाइन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये मेंस का उत्तर आ गया। इस लाइन को लिखने से कोई नंबर आपको मिलने वाले नहीं है, मात्र पेज भरने के अलावा, और पेज भरने के नंबर नहीं मिलते हैं। आप तो ये बताइए ना कि देकार्त की दार्शनिक पद्धति है क्या। अब इसका क्या फ़ायदा कि उसके प्रसिद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है, इससे क्या फ़ायदा। ये तो आपने उसको परिभाषित थोड़ी ना कर रहे हैं, इसको लिख करके आप पेज भर रहे हो। तो ये लाइन को आपको छोड़ देना, ये निरर्थक है, इसको याद ही नहीं करना है। आगे देखिए, ये नियम इस प्रकार है कि देकार्त की दार्शनिक पद्धति है क्या। प्रथम नियम के अनुसार किसी चीज़ को तब तक सत्य नहीं जानना चाहिए जब तक उसका प्रमाणित ज्ञान ना हो जाए। अब इसको समझेंगे कैसे। जब तक हम किसी चीज़ को सत्य ना समझें, जब तक कि वह किसी चीज़ से प्रूफ ना हो जाए, यानी कि प्रमाणित ना हो जाए। ठीक है, किसी चीज़ का प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। अब आपको पूर्वाग्रह शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, यानी कि पुरानी परंपराओं, पुरानी रूढ़िवादिताओं से हमें मुक्त होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का आपको प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना है, एक प्रूफ ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपको पुरानी परंपराओं से मुक्त यानी कि अलग होना पड़ेगा और केवल स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान को ही प्रमाणित मानना चाहिए। जो स्पष्ट हो ज्ञान, विवेकपूर्ण हो, तार्किक हो, उसी को हमें सत्य या प्रमाणित मानना चाहिए। द्वितीय नियम के अनुसार हमें जिस जटिल समस्या पर विचार करना है उसका विश्लेषण करना चाहिए। अब इसको अपनी भाषा में देखिए। हमें किसी जटिल मतलब कठिन समस्या पर अगर विचार करना है तो सबसे पहले हम उसका विश्लेषण करें। ठीक है, उसके बारे में मंथन करिए, विश्लेषण करिए उस समस्या पर। ठीक है, तो उस समस्या पर विश्लेषण करना पड़ेगा। और विचारणीय समस्या का विश्लेषण तब तक करना चाहिए जब तक कि उसका सरल अंश प्राप्त ना हो जाए। उसको विश्लेषण तब तक हम करें जब तक कि उसका बिल्कुल छोटा से छोटा अंश ना प्राप्त हो जाए। यानी कि जैसे हम दही को तब तक हमें मथना चाहिए जब तक कि उसका नैनू ना निकल आए। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें किसी समस्या को तब तक मथना चाहिए जब तक कि उसका बिल्कुल छोटा छोटा अंश ना प्राप्त हो जाए। उसको तोड़ते तोड़ते, उस समस्या को हल करते करते बिल्कुल निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए, तब तक हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, तृतीय नियम के अनुसार विचारणीय समस्या के स्वरूप पर व्यवस्थित ढंग से विचार किया जाता है। अब व्यवस्थित ढंग से हमें विचार करना पड़ेगा। कैसे? कि सबसे पहले समस्या के सरल या मूल तत्वों को रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपेक्षाकृत कुछ विशिष्ट तत्वों पर विचार किया जाता है। चतुर्थ नियम के अनुसार पूर्वोक्त नियम का सर्वेक्षण, परिरक्षण एवं मूल्यांकन है। जो पुराने नियम हैं उनका सर्वेक्षण करना है, परीक्षण करना है और उनका मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना है। इसके अंतर्गत अपने द्वारा किए गए आकलन का आलोचनात्मक सर्वेक्षण किया जाता है। जो आपने आकलन किया है, गणना की है, कैलकुलेशन किया है, आकलन को कहते हैं कैलकुलेशन किया है, उसका आलोचनात्मक सर्वेक्षण करना है। ठीक है, ताकि विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया के चक्कर में कोई चीज़ छूटनी ना चाहिए। हमें इस प्रकार से विश्लेषण करना है कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। देकार्त की जो विश्लेषण पद्धति है विश्लेषण प्रधान है, क्योंकि बिना विश्लेषण के किसी समस्या के मूल घटकों का स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। यानी कि जब तक हम किसी समस्या का विश्लेषण ना करेंगे
उसका सत्य ज्ञान या मूल ज्ञान हमें प्राप्त या विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। यही पद्धति निगमनात्मक कहलाती है, यानी कि निगमन करना, निष्कर्ष की ओर पहुंचना। ठीक है, साथ ही न्याय वाक्य पद्धति के दोषों से रहित भी है। यानी कि आप इसमें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैंने देखिए कम से कम 15-20 लाइनें इसको पढ़ा, अब आप क्या समझे देखिए, इसको शॉर्टकट में हम समझाते हैं कि हमें किसी भी टॉपिक पर तब तक विश्वास न करना चाहिए जब तक कि वह तर्क की कसौटी पर सत्य न उतरता हो। जब तक कि वो उसका प्रमाणित और विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक हमको उस विषय को सत्य नहीं समझना चाहिए। अब इसमें किसी चीज़ को तब तक सत्य न समझा जाए जब तक प्रमाणित ज्ञान न प्राप्त हो जाए, ये उसका पहला नियम है। इसके बाद इसमें कहा गया कि प्रमाणिक ज्ञान कैसे मिलेगा, और वो प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पूर्वाग्रहों या पुरानी परंपराओं से, पुरानी रूढ़िवादिताओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, केवल स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान को ही प्रमाणित मानना चाहिए। द्वितीय नियम क्या है कि जिस जटिल समस्या पर हमें विचार करना है उसका हमें विश्लेषण करना चाहिए, और उस समस्या का विश्लेषण कब तक करना चाहिए, जब तक कि उसका हमें सरल अंश या छोटा से छोटा अंश न प्राप्त हो जाए। तृतीय नियम के अनुसार है कि उसका विश्लेषण हमें व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए भाई, उसका विश्लेषण हमें व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। सबसे पहले हमें समस्या के सरल और मूल तत्वों को रखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कुछ विशिष्ट तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। चतुर्थ नियम क्या कहता है कि पूर्वोक्त नियम के जितने भी नियम हम अपना चुके हैं सबसे लास्ट में, उन नियमों का हमें सर्वेक्षण करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके द्वारा फिर कैलकुलेशन का आलोचनात्मक सर्वेक्षण की, जो आपने कैलकुलेशन किया है उसका सर्वे करिए, आलोचनात्मक सर्वे करिए। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा करिए। ठीक है, कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा ना होगा तो क्या होगा, आलोचनात्मक करिए, आलोचना करिए उसकी, ताकि विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया में कोई घटक छूट ना जाए। तो ये, और विश्लेषण से जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम जब मूल घटक तक पहुंचते हैं तो ये पद्धति कहलाती है निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। किसी समस्या के मूल घटकों का स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यदि हम विश्लेषण ना करें। यही पद्धति हमें क्या कहलाती है, निगमनात्मक। ठीक है, अब ये आपको मैंने ये टॉपिक समझाया है। अब इसमें हमने देखिए जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई उसको हमने छोड़ दिया, जो चीज़ जिन शब्दों का हम अर्थ नहीं जानते थे उन शब्दों का हमने अर्थ समझा, फिर उस पूरे टॉपिक का भाव समझा कि इसमें देकार्त ने अपनी दार्शनिक पद्धति में क्या कहा है। यदि आप इस प्रकार से याद करोगे ये आपको जीवन भर याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। देकार्त ने बहुत अच्छी बातें कही, किसी समस्या किसी भी चीज़ को हमें तब सत्य तुरंत नहीं मान लेना चाहिए जब तक कि उसका प्रमाणित ज्ञान न प्राप्त हो जाए। समस्या का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, है ना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। अब इसमें कीवर्ड कैसे छांटेंगे। ठीक है, अब ये कीवर्ड क्या चीज़ है भैया, तो कीवर्ड में क्या है कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये आपको याद रखना कि इसके 4 नियम हैं, 4 नियम आपको बता देने हैं। ठीक है, किसी चीज़ को आपको प्रथम नियम में कीवर्ड लिखना है प्रमाणित ज्ञान, बस केवल इतना लिखना, प्रमाणित ज्ञान। यानी कि जब तक हमें किसी चीज़ को सत्य नहीं समझना चाहिए जब तक कि उसका प्रमाणित ज्ञान ना मिल जाए। ठीक है, अब दूसरे नियम में क्या है, जटिल समस्या पर अगर विचार करना है तो दूसरे नंबर पे आपको लिखना है विश्लेषण। ठीक है, तो विश्लेषण के द्वारा ही जटिल समस्या पर अगर विचार कर रहे हैं तो विश्लेषण करना पड़ेगा। विश्लेषण करने के बाद ही हम सरल अंश तक पहुंच पाएंगे और प्रमाणित ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। तीसरे वाले जो नियम है व्यवस्थित ढंग, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। चौथे वाले की है
कि हमें सर्वे करना चाहिए या इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ कीवर्ड चूज कर सकते हैं और फिर वो कीवर्ड यदि आपको याद निश्चित रूप से रहेंगे, फिर उन्हीं पे आपको वर्णन कर देना है, डिस्क्राइब करके आंसर को पूरा कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को याद कर सकते हैं। और मेरी सभी विद्यार्थियों से ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है कि जो भी विद्यार्थी प्रातःकाल देर से उठते हैं वो जल्दी उठने की आदत डाल लें, क्योंकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। आप देर में उठोगे, आपका माइंड अपसेट रहेगा। ठीक है, आप सुबह के समय उठते हैं जल्दी तो आपका माइंड जब IQ लेवल आपका तेज़ होगा, आप कम समय में जल्दी चीज़ याद कर लोगे। कोई भी समस्या आएगी आपके सामने, उसका विश्लेषण तुरंत कर लोगे और उस समस्या का सॉल्यूशन भी तुरंत ढूंढने की क्षमता आ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि अधिक से अधिक पढ़ा जाए, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जितना पढ़ा जाए वो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, वो आपको जीवन पर्यंत याद रखना है। इसलिए यदि आप प्रातःकाल सुबह जल्दी जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है, 4 या 5 बजे अगर आप जाग जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका माइंड तेज़ रहेगा, फास्ट रहेगा, IQ लेवल आपका तेज़ रहेगा। आप किसी चीज़ को जल्दी याद कर लेंगे और लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, रात में कसम खा लीजिए आप कि 11-12 बजे के बाद तो कभी जागना ही नहीं है, क्योंकि अगर देर तक आप जागोगे रात में तो फिर सुबह प्रातःकाल नहीं उठ पाओगे। कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं का ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये बेटा ये टॉपिक पर याद रखिएगा कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको एक समझदार इंसान बनना है और ऐसा याद करना है कि आपको जीवन पर्यंत याद रहे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।